नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज 18 पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने पीएम मोदी से कई मुद्दों पर बेबाक सवाल किए, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बड़े ही बेबाकी से दिया। इस इंटरव्यू में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने पीएम मोदी से 2019 के चुनाव के मुद्दे को जानना चाहा। इस सवाल के जवाब में पीएम ने क्या कहा, उनका संकल्प पत्र देशवासियों का जीवन बदलने के लिए है और वो विकास के मुद्दे पर ही लोगों से वोट मांगेंगे। पीएम के इस जवाब का समर्थक तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पीएम का यह जवाब विरोधी दलों के नेताओं को रास नहीं आया रहा। राष्ट्रवाद के अलावा वो कौन से 4-5 मुद्दे हैं जिनके बीच आप लोगों के पास वोट मांगने जा रहे हैं? एक तो विकास में भी हम मानते हैं कि दो पटरी पर विकास चलता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राथमिक सुविधाएं पहुंची नहीं हैं। ये प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है उसको दवाई देना, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसकी शिक्षा की व्यवस्था देना, एक सम्मान भर जीवन हिंदुस्तान का हर नागरिक जी सके, ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता करना। भारत का मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उसको नकार करके पहले सरकारें चली। हमारे लिए वो एक तबका है जो देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मध्यम वर्गीय लोग, कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, नीति नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, सरकार को टैक्स देने वाले लोग हैं और सरकार से मिनिमम मांगने वाले लोग हैं। उनको रक्षा करना, उन पर जो जुल्म करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनाप शनाप पिछले 3-4 दिनों से बोल रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र, हमने किसानों की आय डबल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ खेत मजदूर और किसान, उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। पेंशन का मतलब ये नहीं कि वो घर जाके बैठ जाए। मानो एक टीचर रिटायर्ड होता है, पेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूशन क्लासेस चलाता है, ट्यूशन क्लासेस में जाता है, उनको एक्टिविटी करता है। उसी प्रकार से किसान को 60 साल के बाद पेंशन मिले, खेत मजदूर को पेंशन मिले, उसके लिए एक विस्तृत स्कीम बना करके हम जाएंगे। उसी प्रकार के छोटे दुकानदार, छोटा छोटा कारोबार करते हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, ऐसे लोगों के पेंशन के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इस दिशा में हम इस बजट के अंदर हम लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, रोजगार के विपुल मात्रा में अवसर पैदा हो। तो ऐसे सपने लेकर के ये संकल्प पत्र हमने रखा है। हमारा संकल्प पत्र धरती से जुड़ा हुआ है। 5 साल सरकार में रह करके पूरी जिम्मेवारियों के एहसास के साथ हमने बनाया है, और हमें पूरा पता है कि नेक्स्ट 5 ईयर हमें ही इसको डिलीवर करना है। ये पारिवारिक फर्म चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का नसीहत ना दें। राहुल गांधी ये बता दें कि 4 के अलावा 5वां उनकी पार्टी में कौन स्टार प्रचारक है। निर्णय की प्रक्रिया में उन 4 के अलावा दूसरा कौन व्यक्ति है। ये जो चौकरी कांग्रेस पार्टी को बंदी बना चुकी है, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा, इन चारों के अतिरिक्त यह पार्टी वहीं शुरू होती है, वहीं समाप्त होती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तैयार हुई है। अनेक उप समितियाँ और अंतिम समिति का नेतृत्व श्री राजनाथ जी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी देश के चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। हम अपने सर्वोच्च नेता को आदर्श के रूप में सामने रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। उस नरेंद्र मोदी जी में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं, और हम एक में सब
और सब में एक के सिद्धांत पर चलते हैं, वे परिवार के सिद्धांत पर चलते हैं। यही दोनों में बुनियादी फ़र्क है। खुद अन्याय के भागीदारी हों, अन्याय के साक्षात्कार नरेंद्र मोदी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि न्याय के चलते कितनी तिलमिलाहट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। एक तरफ आपने देश में भ्रष्टाचार को खुली छूट देकर, देश में बेरोजगारी को बढ़ाकर, महिलाओं के सम्मान को दरकिनार करते हुए, किसानों की मांगों को ध्वस्त करते हुए जो आपने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल निभाया है, जब वो आकर न्याय की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। ये अन्याय के भागीदारी ही नहीं है, अन्याय के साक्षात्कार हैं और इसकी जवाबदेही अब जनता उनके साथ तय करेगी। बहुत उनकी मन की बात हो चुकी है, अब जन की बात होकर जनता तय करेगी 2019 में क्या अन्यायी सरकार आएगी या न्याय से भरी सरकार बनाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं, एक बंद कमरे में बैठिए और 2014 का अपना मैनिफेस्टो लीजिए और बिंदुवार विश्लेषण करिए। हम तो मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो दोबारा मैंडेट सीक कर रही है, उसके लिए पहली अहर्ता, पहली एलिजिबिलिटी है कि अपने पुराने वाले मैनिफेस्टो पर बैठ करके ईमानदार मूल्यांकन करो। अगर प्रधानमंत्री जी आपके अंदर रत्ती मात्र भी ईमानदारी होगी ना, अब तो रोजगार पे आप बात ही नहीं करते हो, तो उस मूल्यांकन के आधार पर आप पहले व्यक्ति होंगे जो देश को कहेंगे मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। वहीं न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने नोटबंदी को देश के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि नोटबंदी से देश का काला धन खत्म हुआ है। देश की जनता नोटबंदी से खुश है। हालांकि पीएम के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोला है। डिमोनेटाइजेशन की बात करता है। अगर आप कैश सिस्टम में देखें तो डिमोनेटाइजेशन के समय से आज तक करीब 19% ज्यादा है। ज्यादातर पैसा वापस सिस्टम में लौट भी आया। तो डिमोनेटाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? एक तो ये आपका हिसाब किताब ठीक नहीं है। जिस गति से करेंसी का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उस वॉल्यूम से अगर आज हम चलते तो आज हमारी करेंसी का वॉल्यूम इससे कई गुना ज़्यादा होता। इसलिए आप वो जो ग्रोथ था करेंसी का, उसकी तुलना में देखना चाहिए। और आप तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो, आप ऐसा वहाँ पर एक ब्रेक लगा देकर यहाँ का जोड़ दें, ऐसा इकोनॉमिक्स कभी होता नहीं है। दूसरा विषय है कि डीमोनेटाइजेशन से जिनको इतना गहरी चोटें पहुँची हैं, उनके सारे कारोबार खुले पड़ गए हैं, वो मार से अभी भी उभर करके नहीं आए। लेकिन देश की सामान्य जनता डीमोनेटाइजेशन के कारण तकलीफ होने के बावजूद, वो समय तो तकलीफ हुई, मैंने भी पब्लिकली स्वीकार किया था कि 100 दिन तकलीफ रहने वाली है, लेकिन देश की जनता ने हमारा साथ दिया। डीमोनेटाइजेशन के बाद डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उस चुनाव में हम विजयी होकर के आए। और इसलिए डीमोनेटाइजेशन के संबंध में जिनको बहुत नुकसान हुआ है, उनकी गरीबों वाली वोट बैंक चली गई हैं, उनके अपने जो खेल थे रुपयों के वो ख़त्म हो गए हैं, इसके लिए उनकी परेशानी है और वो लोग आज भी रो रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पूरा पता है कि ये चिल्लाहट किस बात की है, कारण क्या है, पता है। दूसरा, ये डीमोनेटाइजेशन का कारण है कि आज फॉर्मल इकोनॉमी हमारी तेज गति से बढ़ी है। पहले की तुलना में करीब जने आज़ादी के 60 साल में जितने लोग इनकम टैक्स के दायरे में थे, आज 5 साल में वो संख्या डबल हो गई। जो 60 साल में हुआ वो 5 साल में डबल हो गया। 3.5 लाख कंपनियां, जो एक कमरे के अंदर 200 कंपनियां चलती थी, जो बिल्कुल गैर कानूनी पैरेलल इकोनॉमी चलाती थी, हवाला चलाती थी और बिल्कुल ही देश की इकोनॉमी को लूटती थी, 3.5 लाख कंपनियां हमने इस नोटबंदी के कारण खोज पाए और 3.5 लाख कंपनियों पर ताले लग गए। करोड़ों रुपया जो डिस्क्लोज हुआ वो सरकारी खजाने में आया। मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा कदम हमने न लिया होता तो आज फॉर्मल इकोनॉमी कहीं नज़र नहीं आती, पूरी तरह ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी वही दिखाई देती। आज मकानों के दाम कम हुए, क्यों हुए? क्योंकि बेईमानी के पैसे गए, काला धन गया, तब जाकर के होने लगा है।
प्रधानमंत्री मोदी को आंकड़ों से इतनी चिढ़ है जिस वजह से आज तक देश के सामने एनएसएसओ डेटा नहीं आया है। आरबीआई की सही हकीकत जो रिपोर्ट आई है कि कोई भी काला धन वापस नहीं लौटा नोटबंदी के कारण, उन्होंने शायद सीएमआई रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी जो बाकायदा बताता है कि किस तरीके से छोटे कारोबारी हों, रोज जो आए दिन जो एवरीडे लेबरर हों, उनके रोजगार गए हैं, किस तरीके से 15 लाख से ऊपर रोजगार मिटे हैं, छोटे कारोबारियों के कारोबार ध्वस्त हुए हैं, 150 लोगों की जानें जा चुकी हैं और किसी तरीके का ना काला धन खत्म हुआ, ना आतंक खत्म हुआ, ना कैशलेस इकोनॉमी हुई। तो प्रधानमंत्री अपने झूठ छुपाने के पीछे और झूठ देश के सामने परोस रहे हैं। उनके पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी नोटबंदी का जिक्र तक नहीं है और 125 जो हमने इनके वादे थे, जो देश की जनता को वादे थे, वो उजागर किए हैं, किस तरीके से उनको जुमला घोषित कर दिया है। तो अब प्रधानमंत्री अगर नोटबंदी के बारे में कम ही बात करें तो शायद देश की जनता भी उन पे कहीं ना कहीं सवाल उठाना बंद कर देगी। वहीं एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस की न्याय योजना पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस से न्याय मांगने वालों की लंबी लिस्ट है और कांग्रेस लोगों को न्याय नहीं दिला पाएगी। हालांकि पीएम के इस हमले का जवाब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और आरजेडी के मनोज झा ने दिया। जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर इस साबित हो? चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था, 100 दिन हो गए, न्याय कब मिलेगा? भोपाल के जो गैस पीड़ित थे, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे, वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस कर करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे? समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब आम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है और मैं नहीं मानता हूं कि ये न्याय दिला पाएंगे। न्याय की बात हो रही है ना, इतना स्वीकारिए कि पॉवर्टी के विशेष साइकिल को तोड़ने की जरूरत है। उससे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। एक विपक्षी पार्टी होने के बावजूद आपको ये तहे दिल से कहना चाहिए था कांग्रेस को या विपक्ष को, शुक्रिया, अगर मैं सत्ता में आया तो मैं इसको लागू करूंगा। ये होता बड़े दिल का, यहां सीने की नहीं दिल की बात होती है। जो आज के दिन जो बेरोजगारी है वो ऐतिहासिक है। इससे ज़्यादा बेरोजगारी आज तक नहीं। 2018 के जो आंकड़े हैं 6.1%, वो कभी नहीं हुए 40-50 साल में। तो उनको क्या न्याय मिला? तो बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री जी न्याय की बात करना बंद कर दें।
जहाँ तक हमने कहा है कि आज भी 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन 20% लोगों के लिए हम 72,000 सालाना दे रहे हैं रुपया, ठीक है ना, ताकि उनको कुछ राहत मिले। ये तो उसके विरोध है, मतलब कि ये गरीब लोगों को 72,000 मिलने में भी काफ़ी विरोध करते हैं। यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन को पीएम मोदी ने डर का परिणाम बताया और कहा कि दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में लाज बचाने के लिए आपस में मिले हैं। एसपी बीएसपी पर हुए इस हमले पर बीजेपी और साथी दलों के नेताओं ने भी पीएम का साथ दिया। मोदी जी, यूपी में आपको ये नहीं लगता कि अरिथमेटिक आपके अगेंस्ट है? 1993 में नारा था कि मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए जय श्री राम। आज 42% वोट शेयर जिधर से भी देखें महागठबंधन का दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। तो ऐसे में कैसे आप इस इतने फॉर्मिडेबल वोट बैंक से लड़ेंगे? जो लोग आपसी दुश्मनी थे, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए थे, वे दल जब गले लग रहे हैं, इसका मतलब कि धरती खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर की कोशिश कर रहे हैं। बच पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। सपा बसपा हो या फिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस हो, इनका कोई वैचारिक मेल नहीं है और ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है और दुश्मन के साथ साथ ये एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ करके आए हैं। और सपा ने अगर मैनिफेस्टो जारी किया है 40 सीटों के लिए, 37 सीटों के लिए, और 37 सीटों के बदौलत तो देश की बात करेगी और देश की सारी 543 सीटों के अंदर बैठने के, प्रधानमंत्री बनने की बात करेगी। किस प्रकार से? दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी क्या बोल रही है? मायावती जी ने मंच पर क्या बोला कि सारे मुस्लिम एक साथ हो जाइए, भाजपा को हराना है। क्या ये सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक के दायरे में वो लोग नहीं आते हैं? केवल भाजपा को ही रखना है। भाजपा हिंदुत्व की अगर बात करती है तो हिंदुत्व एक संस्कृति है और हिंदुत्व की वो संस्कृति जिसको सभी ने अपनाया है और अपनाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि सपा बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कोई मुद्दे इनके पास है नहीं। इनके पास एक मुद्दा है केवल कि मोदी का विरोध करना। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, कालाबाजारी हैं, जिन्होंने गरीबों की ज़मीन चोरी कर ली है, वो सब लोग इसलिए एकत्रित हैं कहीं वो जेल के मुहाने पे खड़े और अगली बार जेल में ना चले जाएं। लाख अखिलेश यादव व मायावती का गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। वो गठबंधन नहीं, लठबंधन है। इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फिर प्रचंड बहुमत आएगा वहां। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मुस्लिम प्रेम पर भी न्यूज 18 के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि लगातार हार से मायावती हताश हो चुकी हैं। इस बयान पर साथी दलों ने पीएम का साथ दिया तो विरोधी दल पीएम पर बरसे। कल मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है, ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। तो मायावती के बयान से तो सबसे ज़्यादा खतरा तो मुसलमान का है। हम लोग सारा देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो कश्मीर में एक भी मुसलमान खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो उदारता है, हमारी जो
एक भावना है कि सब बराबर हैं और सबके पूर्वज तो भी एक ही हैं। तो इसीलिए मुसलमानों को इकट्ठा करने की बजाय कहना चाहिए कि जो अंसारी है, जो गरीब है, जो कारपेट बना रहा है, जो फैज़ाबाद में यानी वो मुरादाबाद में कांच बना रहा है, तांबे बना रहा है, तांबे के पात्र बना रहे हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी कहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देश सबका है और इसे कास्ट लाइन पे बात नहीं करनी चाहिए, रिलीजन पर नहीं बांटना चाहिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर मजहब के लोगों को अपने तरफ से रहने की आज़ादी है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। ये गंगा जमनी तहजीब इसीलिए कहा जाता है। इस तरह के बयानात उनको नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू किया है, बीएसपी की तरफ से जवाब दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है कि नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को माननीय मोदी जी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं अलग अलग जगह जाकर और एक समुदाय विशेष से अपील कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो रवैया है कि आप एक के साथ नरमी बरत रहे हैं, दूसरे के साथ जो है नोटिस इशू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का पारदर्शी रवैया नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक पार्टी पर सॉफ्ट दिखता है और जो अपोजिशन की पार्टी हैं उन पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं नोटिस इशू कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने एक धर्म विशेष से वोट देने की अपील की, तो एक तरह से वो संविधान और कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग का अपमान भी है। मायावती मुसलमानों को कहती हैं कि आप वोट दें, मोदी के विरोध में वोट दें, यानी मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं।